नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, एक बार जी वॉइस और कंफर्म कर दीजिएगा। वॉइस सही से आ रही है क्या? हेलो हेलो, पर कंफर्म कर दीजिएगा। राधे राधे। नीतू नैनीवाल क्लियर है? ओके, सब फाइन है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की जो क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है दोस्तों, हाँ, उसमें हम बहुत शानदार से प्रश्न लेकर आए हैं। एंड कमू सियाग राधे राधे बच्चे, बहुत ही शानदार। चलिए, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आप सभी लोग जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो सब जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। हम लोग हमारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। रीट की प्रथम भाषा हिंदी के कुछ एमसीक्यूज में लेकर आते हूँ आपके लिए अब। और वो एमसीक्यूज भी ऐसे नहीं होते, बहुत ही शानदार होते हैं। और क्या ही कहने उन एमसीक्यूज के जो आपको एकदम से लाभान्वित कर दें। तो प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न लिखा है, एक समास पूछा है मैंने आपसे कि दिन दिन में कौन सा समास है, कौन बताएगा इसका आंसर। ओके, तो मुझे तो पकड़ना था आप लोगों को। गलतियों पे गलती किए जा रहे हैं, है ना। वो अक्सर पढ़कर भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। सीक्रेट एजेंट का मतलब प्रिंस, आई थिंक सो। प्रिंस कैसे हो सकता है दिन दिन समास? जहां दोनों तरफ समान शब्द हो उसको बोलते हैं शब्द की आवृत्ति होना। आवृत्ति होना। और दिन दिन जो शब्द है वो किसके लिए आता है? वो आता है शब्द प्रतिदिन के लिए। और प्रतिदिन के लिए अगर दिन दिन शब्द आता है, ये शब्द क्या है? जहां पर भी शब्द की आवृत्ति होगी वहां पर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अव्यय भाव समास का प्रयोग करना है। हाँ, अगर यहां पर शब्द लिखा होता एक तरफ दिन और एक तरफ रात, तो मैं यहां आपका जो आंसर है वो बिल्कुल द्वंद्व समास का मैं प्रयोग करता। लेकिन दिन दिन में कौन सा समास है? अब यहां पर तो ना तो कर्मधारय समास है, ना द्वंद्व समास नहीं लगाऊंगा, द्विगु भी नहीं लगाऊंगा और बहुब्री भी। एक भी आंसर सही नहीं है। इसका ई आंसर होगा और वो होगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अगर दिन दिन लिखा हुआ है तो इसका आंसर जो है वो अव्ययीभाव समास होता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इसलिए विकल्प ई को चुनना पड़ा। कोई बात नहीं, हम एक और प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इनमें से कौन सा शब्द चीनी भाषा का है? भाई, चीन कभी गए हो तो चीनी भाषा से शब्द बताओ जरा, कौन सा है? जो श्रद्धा दास, क्या बात है भाई आपको हिंदी इतनी अच्छी लगती है कि दोनों क्लासों में जलवा आपका बरकरार है। जीडी का एग्जाम कब है प्रिंस भाई? चलो, अब इनमें से याद रखना है, इनमें से कौन सा शब्द चीनी भाषा का है। अब चीनी भाषा में अगर देखोगे, कारतूस शब्द जो है बच्चे, वो है आपका फ्रेंच भाषा का। किस भाषा का है? तो ये फ्रेंच भाषा का है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद जो शब्द लिखा है उर्दू, ये है हमारा तुर्की भाषा का, तो ये तुर्की भाषा का हो गया। तूफान शब्द जो है वो हमारा, वो चीनी भाषा का है। वहीं आचार शब्द जो है हमारा, वो पुर्तगाली भाषा का है। यह भी ध्यान रखना। इसका मतलब है कि यहां पर जो विकल्प है तूफान, ये शब्द होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि चीन से ऐसे कौन से शब्द जो हिंदी में आए थे, तो याद रखना चीन से ही कुछ शब्द आए हैं, जिनको मैं बताता हूं कि चीन से कौन कौन से शब्द आए थे। तो ध्यान रखना, जैसे चीन से शब्द आया है लीची। अगर लीची खाई है तो ये शब्द याद रखना, लीची कहां से आया है। चीकू शब्द कहां से आया है? चीन से ही आया है, ध्यान रखना। चाय शब्द कहां से आया? चीन से ही आया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चीनी शब्द कहां से आया? चीनी मतलब शक्कर, जिसको हम बोलते हैं मीठी मीठी होती है वो। वे सब तूफान शब्द कहां से आए? भी चीन से आया है, तो ये चीनी शब्द है, ये ध्यान रखना है ना। तो चलिए एक और प्रश्न को लेकर चलते हैं हम। नीतू बिल्कुल आंसर सही था। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं और मैं जानता हूं कि इसका आंसर आप लोगों के पास होगा। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, डरना नहीं है, आंसर अच्छे से देना है। प्रश्न क्या, एक बार पढ़ लीजिएगा। पंडित जी ने कहा, सुधीर प्रजापति सर, मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, प्लीज आप इसकी शिक्षण विधियां पढ़ा दो। मैडम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं तो थ्योरी हो गई होगी ना, इसलिए करा रहे होंगे क्वेश्चन आंसर। चलो एक बार मैं देख लूंगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है बेटा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, मैडम को इसीलिए स्पेशल उनकी क्लास है वो, और स्पेशल उनको ही पढ़ाना है, इसलिए मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एक बार मैं मैडम से बात कर लूंगा और आपको जितना भी सपोर्ट होगा हमारी तरफ से वो पूरा रहेगा। हम पूरा सहयोग करेंगे, हमारी टीम पूरी मिलके, है ना। मैं आज ही मैडम से बात करके और देखता हूँ कि कहाँ तक हम क्या चल रहा है ना। एमसीक्यूज तो हैं ही और साथ साथ में आपकी थ्योरी भी होगी, आप इशू मत लीजिए। तो पेडागोजी की सबसे पहले थ्योरी शुरू कराई थी, मुझे लगता है थ्योरी पढ़ाई थी आपको। अब एमसीक्यू चल रहे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने हिंदी पढ़ाया, पहले थ्योरी पढ़ाई,
देन उसके बाद मैंने फिर आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराए, अब मैं आपको रैंडमली एमसीक्यूज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्रम था। मैडम का भी शायद ऐसा ही रहा, पहले उन्होंने, मैंने देखा है उनकी शुरुआत की क्लास थ्योरी की रही है, एक बार मैं और बात कर लूंगा और प्रॉपर आपकी पेडागोजी की क्लास में लगवा दूंगा, है ना। एक बार उनसे बात कर कर जो भी इशू है वो आपकी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, पंडित जी ने कहा मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, रेखांकित में संज्ञा बताना है। यहां पर पंडित जी कैसी संज्ञा है? एक्चुअल में अगर कभी पंडित जी लिखा मिल जाए, पंडित जी, और यहां पर जो पंडित जी है वो पता नहीं कौन है, लेकिन पंडित जी लिखा हुआ है, तो ये जो शब्द है वो जाति के लिए आएगा, जातिवाचक के लिए आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि पंडित जी ने कहा मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, अब कौन से पंडित जी हमें नहीं पता, इसीलिए यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? जातिवाचक। कंफर्म जब तक ये नहीं हो जाए, कंफर्म ये नहीं हो जाए कि ये कोई पंडित है, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि सरदार जी आ रहे हैं, सरदार जी बैठे थे, या सरदार जी ने कहानी सुनाई, तो वहां सरदार जी जातिवाचक है। जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाए कि वो सरदार जी, अगर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए कि ये पंडित जी जवाहरलाल नेहरू है, तब तक ये जातिवाचक रहेंगे। और जब ये पता लगे, जैसे मैं कहूं कि पंडित जी की बेटी का नाम, पंडित जी की बेटी का नाम इंदिरा गांधी था, अगर मैं ये कहूं तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि पंडित जी में वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पंडित जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कहते हैं, तो इसलिए ऐसे घुमाते जाए प्रश्न, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे, दिव्या। एक और प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण या अंतस्थ। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर जा जो है वो किससे मिला? यहां से मिला, तो ये दोनों व्यंजन मिलकर क्या बन जाते हैं? ज्या बन जाते हैं। इस प्रकार से अगर का से ये वाला सा व्यंजन मिलता है तो दोनों मिलकर जो है वो ये बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर ता से रा का मेल कराएंगे तो दोनों व्यंजन मिलकर क्या बन जाते हैं? त्रा बन जाते हैं। और इसी क्रम में सा का मेल यदि रा से कराया जाए तो दोनों मिलकर श्रा बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये चार जो है वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इसीलिए इनका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। थैंक यू सो मच। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांता, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ओके, आप जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ जाते हो, लेकिन रियल में आप सच में सेशन को लाइक नहीं, मतलब लाइक नहीं करते हो ना सेशन, कोई भी आप में से किसी ने लाइक नहीं किया। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ स्पष्ट तरीके से आप सब लोग आते हो। एंड फाइनली हाँ, नीतू ने किया है, राधिका ने किया है, बाकी के जितने भी विद्यार्थी आते हो आप भूल जाते हो, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा क्या? आप लोग खुद से कर लिया करो ना यार सब कुछ, ये चीजें मुझ पर मत छोड़ा करो। ये मैं पढ़ाने पर ध्यान दिया करो, मुझसे मत बुलवाया करो कि मैं ये करूँ वो करूँ, अपने हिसाब से कर लिया करो आप सब, है ना। हाँ ठीक है, अपने हिसाब से कर लिया करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास सच बताऊं तो मुझे मन नहीं करता कुछ कहने का। मैं केवल ये सोचता हूँ कि बस मुझे पढ़ाने में जितना अच्छा आनंद आता है ना, मैं और किसी चीज में नहीं पढ़ना चाहता। कोई नहीं, मुझे पता है याद आ गई सबको। ओके, थैंक यू। चलो अब चलते हैं हम लोग, है ना। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है हमें, एक वचन में प्रयुक्त होनी चाहिए सदा। अब सदा एक वचन में आएंगे तो ये तो बहुवचन में आता है, ठीक है। हस्ताक्षर किस में आता है? बहुवचन में आता है, जनता नहीं आती। लेकिन होश और लोग ये दोनों बहुवचन में आते हैं, तो यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुवचन में आते हैं। हमको क्या चाहिए? एक वचन। प्राण और बाल दोनों ही बहुवचन में आते हैं, ध्यान रखना। ये बहुवचन वाले शब्द हैं, ध्यान रखना, ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, ठीक है। लेकिन यहां वर्षा और जनता, इन दो अगर विकल्पों पर आप विचार करोगे तो ये भी एक वचन शब्द है, ये हमेशा इनके बहुवचन नहीं होते, वर्षाएं नहीं होती और जनताएं नहीं होती, जनता होता है, ये भी सदैव एक वचन में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर एक वचन में ये तो था, लेकिन हस्ताक्षर बहुवचन था, इसलिए मुझे यहां पर बहुवचन कैटेगरी में डालना पड़ा। विकल्प डी इसका परफेक्ट आंसर होगा, 5वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। ओके, आरजू, मीना, राधे राधे बच्चे, नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, तो विकल्प हमने क्या लगाया? ऑप्शन डी लगाया। चलो हम एक और विकल्प की ओर बढ़ते हैं। एक विकल्प और है, शशिधर का समानार्थक बताना है। शशिधर का पर्यायवाची कौन बताएगा? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं दो आपको इसमें, हालांकि मुझे पता है आंसर आ जाएगा, लेकिन फाइनली ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोग अगर आंसर दे पाओगे तो मजा ही आ जाएगा। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। तो 6वें प्रश्न का आंसर कौन कौन देने वाले उम्मीदवार हैं, जरा हाथ उठाएंगे, मतलब सामने आएंगे। कांता आ गई है, नीतू आ गई है, ठीक है। एक वर्ड होता है, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में एक वर्ड होता है शशधर और एक शब्द होता है शशिधर। कितना अंतर है दोनों में, जरा देखो एक बार, दोनों में कितना अंतर है। ये जो है पर्यायवाची, ये वाला जो पर्यायवाची है वो चंद्रमा का है
और ये जो पर्यायवाची है वो शिव का है। आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से आपने आंसर दिया है एकदम गर्मजोशी के साथ। लेकिन कंफ्यूजन देखो छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है। अगर शशधर शब्द आएगा तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है, और अगर ये शशिधर शब्द आएगा तो ये शिव का पर्यायवाची बन जाता है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार तरीके से खेल गए, अरे बहुत अच्छा खेल गए आप। चलो अब जरा सातवां देखते हैं, हम लोग सातवें प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। दयानंद में संधि पूछी आपसे, दयानंद में कौन सी संधि है, और दयानंद में बेहद सिंपल संधि है, बस आपको तोड़ना आना चाहिए। मुझे पूरे वाक्य में अगर मैं सही बताऊं ना, मुझे इस पूरे वाक्य में एक चीज बड़ी ध्यान से दिख रही है, और वो क्या चीज है मैं आइए बताता हूं आपको। वो मुझे पूरे वाक्य में जो ध्यान से चीज दिख रही है वो दिख रहा है इस शब्द के मध्य में बड़ा आ लगा है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी एक शब्द में बड़ा आ या बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा अगर आपको दिखाई देती है तो मैं कोशिश करता हूं वहां पर दीर्घ संधि की, किस लगाने की, दीर्घ स्वर संधि की प्रयाग करता हूं कि दीर्घ स्वर संधि होगी वहां पर। तो यहां पर मूलतः शब्द होता है दयाधन आनंद, दयाधन आनंद। यहां पर भी आ है और प्लस के बाद भी आ है, दोनों आ मिलकर एक बड़े आ का निर्माण करते हैं, यानी एक आ हटा दो और शब्द लिख दो दयानंद। इस प्रकार से शब्द बनता है, और समान स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, दीर्घ संधि कहते हैं। विकल्प ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर होगा। क्या बात है, सीख रहे हो, क्या बात है। कभी कभी नहीं लगता यार, मैं हिंदी के अलावा देखो अब तो मैं 2 विभाग संभाल रहा हूँ ना। हाँ, तो फाइनली ज्योग्राफी की भी क्लास होती है, अब हिंदी की भी क्लास होती है। तो चलो अभी आपकी यूट्यूब पर, लेकिन मैंने अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को हिंदी दे रहा हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से। आप हिंदी को बढ़िया तरीके से कर लो अपनी, और भी हम इसमें और भी अच्छा करने वाले हैं। मैं हिंदी के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, एंड बहुत अच्छा करने वाले हिंदी के लिए, है ना। इतना कर लेंगे हम हिंदी में कि मतलब चीज़ों को बहुत छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर चीज़ सीखेंगे हम हिंदी में। साहित्य का प्लान कर रहा हूँ मैं, अब मैं कभी ऐसा एक बैच लेकर आऊंगा जिसमें साहित्य पढ़ाऊंगा, जो कि यूजीसी नेट वालों के लिए होगा, क्योंकि साहित्य का एक पोर्शन ऐसा है जो अभी बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, गुरुवृण का संधि विच्छेद, भाई प्रश्न जो है वो ये प्रो लेवल का प्रश्न है, अल्ट्रा प्रो मैक्स ये प्रश्न है। आइए दोस्तों इसका आंसर ले लेते हैं। हाँ भाई, कौन कौन लेगा इस मोबाइल को, सर जी पढ़ाओ ज्योग्राफी भी। हाँ भाई क्या बात है, नहीं पढ़वाएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना पढ़ा देंगे, मैं मेहनत लगती है उसमें, है ना। एप्लीकेशन पर पढ़ना पड़ेगी आपको, मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो। अब देखो गुरुवृण का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो यहां पर कौन सी संधि लगाऊं मैं यार, मैं खुद परेशान हो गया। दीर्घ संधि होगी या गुण संधि होगी या वृद्धि संधि होगी या यणस्वल संधि होगी, तो मुझे लगता है आंसर तो होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई है ये। लेकिन कैसे आई ये यण स्वर संधि क्यों हुई, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें यण स्वर संधि ही क्यों है, क्योंकि ऊपर तो कोई मैच खा नहीं रहा है। तो इसमें सबसे अच्छी पहचान तो मैं ऐसी बता देता हूं कि वा के ठीक पहले देखोगे ना तो रा लगा हुआ है आधा, ऊपर जो रा है ना वो ठीक पहले वाला ही होता है। तो वा या के ठीक पहले आधा वर्ण आएगा तो यण स्वर संधि होती है। सबसे बड़ी चीज गुरुवृण की संधि कैसे होती है, तो ध्यान रखना ये शब्द बनता है गुरु धन ऋण से, ठीक है। और ये संधि बनाना अपने आप में टेढ़ी खीर है, क्योंकि नियम ये कहता है कि ऊ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो ऊ जो है वो वा बन जाता है। अब जब ऊ वा बन गया तो रा कैसा बचेगा, आधा रा ऊपर जाता है। अब जो स्वर है वो वा में जुड़ जाएगा, तो री कैसे लगता है, री ऐसे लगता है, णा वैसा का वैसा और गो वैसा का वैसा। इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण हुआ है गुरुवृण, यानी जो गुरु का ऋण हम पे होता है उसे गुरुवृण कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड। चलिए तो फिर हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न पर, देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का पाणिनि समझते हो ना। अपभ्रंश का पाणिनि, पाणिनि पहले संस्कृत के व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे, यानी पहले व्याकरणाचार्य अगर कोई कहूं, या संस्कृत के पहले वैयाकरण अगर मैं किसी को कहूं तो पाणिनि थे। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी भी भाषा का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। और ये जो ग्रंथ था, ये जो ग्रंथ था ये प्रथम व्याकरण ग्रंथ था किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, प्रथम व्याकरण ग्रंथ। बाद में भाषाओं के व्याकरण बने हैं, सबसे पहले जो व्याकरण ग्रंथ था वो संस्कृत का था, वो संस्कृत का था। ये कैसे भूलोगे। तो यहां पर विकल्प क्या आ जाएगा, अब पूछा है अपभ्रंश का। अब आप ये बताओ मुझे, जब ये संस्कृत भाषा के थे पाणिनि,
तो ऐसा ही कोई व्याकरण लिखने वाला अपभ्रंश भाषा में भी होगा, उनका नाम पूछा है। तो अपभ्रंश में ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण लिखा और उनका नाम था हेमचंद्र, ध्यान रखना। और उन्हीं में से एक जो स्वयंभू है ये अपभ्रंश के ही अपभ्रंश भाषा है। तो ये अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं, ठीक है ये। और ये भाई साहब जो है वो ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, ठीक है बच्चे, है ना। और ये भी अपभ्रंश के ही है, लेकिन इनको अपभ्रंश का भभूति कहते हैं। लेकिन ये आपको दोनों याद रखने हैं, हिंदी का पहला कवि सहरपा और अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू। अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र, या अपभ्रंश भाषा का व्याकरण लिखने वाले पहले कवि तो भी हेमचंद्र, ठीक है। कंफ्यूजन दूर। चलिए एक और प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है, सप्ताह में कौन सा समास है? बॉस सप्ताह किससे बनता है? तो ध्यान रखना, इसका विग्रह करने पर आता है 7 दिनों का समूह, यही आता है ना। 7 दिनों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? सप्ताह कहते हैं। पहला ही पद आप समझिए, जहां पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, ध्यान रखना। जिस समास का पहला पद उत्तर पद संख्या, उत्तर पद नहीं, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां पर द्विगु समास होता है। विकल्प ऑप्शन सी का चयन करेंगे मित्रों। 10वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। राइट, राधिका ऑप्शन सी आ रहा है, उर्वशी वेरी गुड, सबन के हाँ ठीक है भाई, सबके जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। एक बार 11वां प्रश्न देखें, देशांतर में कौन सा समास है? अगर ये बता पाओ, एक्चुअल में हैवी प्रश्न है लेकिन इसका आंसर आ जाता है सुमन से आग। राधे राधे बच्चे। अब सुमन देखो, यहां पर याद रखना है आपको, 11वें प्रश्न का जो आंसर है मोस्टली ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो सही आंसर आता है वो कर्मधारय। आयोग 2-3 बार इसको पूछ चुका है और एक्चुअल में इसमें जो कर्मधारय आंसर लगाता है, और उसका कारण है एक्चुअल में यहाँ जो देश में अंतर जो है उससे देशांतर क्या है? एक विशेषता बनाती है। तो देशांतर एक रेखाओं का नाम है जो कि काल्पनिक है और वो बनती इसलिए विशेषता है, देश में अंतर रखने वाली रेखाएं, तो इसीलिए देशांतर कहते हैं, इसीलिए इसको कर्मधारय समास के रूप में जानते हैं, ठीक है। बाकी का इसमें तत्पुरुष समास, देश में अंतर के नाम से तत्पुरुष समास बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, लेकिन आयोग इसको जो आंसर मानता है वो ऑप्शन डी मानता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। 12वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है? पुर्तगाली भाषा से कुछ गिने चुने शब्द आए हैं हमारे पास, जिन्हें हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। जैसे हम, आपने देखा होगा तौलिया शब्द बोलते हो आप, कमरा शब्द बोलते हो, मेरी कमीज कहाँ है ना, गमले में पानी डाल दो, गमला बोलते हो, है ना, खाने के लिए गोभी बोलते हो, आलू बोलते हो आप, पपीता नारंगी बोलते हो ना, चाबी ताला, राइट। तो ये जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के हैं। तो अलमारी में रखा है कुछ सामान तो अलमारी है, और कनस्तर है, आपके जो है अचार खाना है, अचार अच्छा लगता है मुझे खाना, तो अचार शब्द है। तंबाकू, तंबाकू शब्द भी पुर्तगाली भाषा का है। तो ये तमाम ऐसे इंपोर्टेंट कुछ शब्द हैं, मुंह पे गिने चुने शब्द हैं जिनको हम मुखादी याद रख सकते हैं। तो यहाँ कारतूस तो नहीं होगा, उर्दू भी नहीं होगा, तूफान भी नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा सा विकल्प आपके सामने मिला है जो आपके मुंह का टेस्ट बदल देता है, और उसे बोलते हैं आचार। तो आचार का मतलब होता है, ये आचार लिख दिया है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो आचार होता होगा ना, आचार होता है कि अचार होता है ना। तो वो आचार भी है और उसको अचार भी बोलते हैं एक्चुअल में, है ना। तो वो आचार भी है और अचार भी है, तो दोनों जगह बोले जाते हैं, ये भी शब्द बोला जाता है, लेकिन शुद्ध ये होता है, ये वाला भी बोला जाता है केवल, है ना, अचार बोल देते हैं लेकिन एक्चुअल में आचार होता है। अगला देखते हैं बच्चे, यहाँ पर 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग समझते हो? जब भी लिंग की बात आती है ना, मैं आपको एक छोटी सी पहचान बताता हूं, अब कभी मत भूलना, कभी भी ऐसा हो दोस्तों, आज स्कूल की कमला, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से मेरी बात को, बहुत ध्यान से। जब भी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद करते हो, पहचान नहीं पाते हो शब्दों को, तो आप क्या किया करो, अगर कोई ऐसा शब्द जिसके साथ हम क्रिया कराएं, ठीक है, क्रिया कराएं, तो उसमें देखो कि क्रिया के अंत में कहीं बड़ी ई की मात्रा तो नहीं आ रही, या बड़े आ का डंडा तो नहीं आ रहा, ठीक है। कोई विशेषण लगा के देखो, तो विशेषण शब्द जब आप इनमें जोड़ो तो ये देखो, जब विशेषण आप लगा रहे हो तो विशेषण शब्द जो है वो बड़ी ई से खत्म तो नहीं हो रहा, या फिर वो बड़े आ से खत्म तो नहीं हो रहा, बड़े आ का डंडा या बड़ी की मात्रा तो नहीं आ रही। अगर ई की मात्रा आएगी तो समझ लेना कि वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होगा,
और अगर बड़े का डंडा आया तो समझ लेना कि वो शब्द जो है वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। कुछ भी शब्द लगा दो, अच्छा, बड़ा, अच्छी, बड़ी। देखो कपट, अब बताओ मुझे, है ना, तो कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रता, पुल्लिंग बताना है। तो निद्रता जो है, निद्रा आई, निद्रा आती है, मुझे बहुत निद्रा आती है ना। मूर्खतापूर्ण बातें या कह सकते हो सुंदरता, तो अच्छा सुंदरता नहीं होती, अच्छी सुंदरता वाले लोग, अच्छी सुंदरता वाले लोग बहुत पसंद है ना। मूर्खता बुरा होता है या मूर्खता बुरी होती है, तो मूर्खता तो बुरी होती है, ठीक है। कपट किया, उसने मेरे साथ कपट किया नहीं, कपट किया, ये देखो बड़े का डंडा आया है, यहां पर एक ही विकल्प है जो पुल्लिंग है, कपट। बाकी का सुंदरता, मूर्खता और निद्रता, ये तीनों ही शब्द कैसे हैं, ये तीनों ही शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ध्यान रखना, इस प्रकार से आप हल कर पाओगे तो और मजा आ जाएगा। एक और प्रश्न देखिए मित्रों, निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है। योगरूढ़ शब्द आपको आज के बाद कभी भी लिखा मिले ना, आप ये ध्यान रखो कि योगरूढ़ का मतलब ही होता है कि ये गुरुजी बहुब्रीहि समास के बारे में पूछ रहा है। जहां पर भी आपको लगे कि कोई बहुब्रीहि समास वाला शब्द दिख जाए, बहुब्रीहि समास का मतलब समझते हो ना, जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की या वस्तु की विशेषता बता दे। जैसे लंबोदर, दोनों पद मिलकर, लंबा और उदर मिलकर किसकी विशेषता बताता है, गणेश जी की। तो यहां पर यही योगरूढ़ शब्द हो जाएगा पहली चीज तो, ठीक है। और घुड़साल तो बताएगा नहीं, दूध वाला भी नहीं है और लोटा भी नहीं बताएगा, तो यहां पर ये नहीं होंगे। यहां पर जो लोटा शब्द है वो जो है वो रूढ़ शब्द माना जाता है, और यहां पर दूध वाला शब्द जो है वो यौगिक शब्द माना जाएगा, और ये भी यौगिक शब्द माना जाएगा, ठीक है। तो विकल्प ए का चुनाव करना है, ऐसे चीजें सीखनी है आपको, ठीक है। चलो जरा इसका प्रश्न, हिंदी का पहला कवि। बॉस आंसर मैंने आपको अभी भी नकल कराई थी, आपको ध्यान है ना, मैंने थोड़ी सी चीटिंग कराई थी आपको। आंसर दे दो फटाफट से, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, सॉरी, इसका आंसर आपको ही ढूंढ के देना पड़ेगा। तो जवाब की उम्मीद है आप लोगों से। सरहपा, दिव्या बहुत सही आंसर है, नीतू बिल्कुल सब जो आंसर देंगे वो ऑप्शन बी देंगे, मुझे पता है। तो यहां पर हम लगाएंगे, ये खड़ी बोली के पहले कवि हैं, ध्यान रखना, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि, इनकी मुकरियां, पहेलियां और कविताएं बहुत फेमस हैं, अमीर खुसरो, ठीक है। कमाल हुसैन अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, और भी तमाम दरबार देखे। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो तबला और सितार बहुत अच्छा बजाते थे, और इन्होंने तबला बनाया, खुद से बनाया है। तो अमीर खुसरो ने तबला और सितार का भी जनक, आविष्कारक मानते हैं इनको, अमीर खुसरो को। बहुत फेमस थे उस समय, है ना। तोते हिंद के नाम से इनको जानते हैं, और इनकी बहुत सारी पहेलियां हैं, और इनकी कहावत भी बहुत अच्छी हैं, है ना। कहते हैं कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। इस प्रकार से पंक्तियां करते थे। जब इनके गुरु की मृत्यु हुई थी तभी भी इन्होंने कुछ कहा था, है ना, कि गौरी बैठे सेज पर। तो बहुत सारी पंक्तियां ये बोलते थे अमीर खुसरो। सहरपा, इनको राहुल वज्र, सरोज वज्र के नाम से भी जानते हैं, हिंदी के पहले कवि हैं, और सिद्धों में पहले सिद्ध हैं, ये ध्यान रखना। 84 सिद्ध होते हैं हिंदी में, साहित्य में, इसमें से पहले सिद्ध सहरपा है। इनकी दोहा कोश सबसे फेमस कृति है, रचना का नाम है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी के पहले कवि अगर सहरपा को मानते हो तो इनकी रचना कौन सी है, तो दोहा कोश रचना याद रखना। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि हिंदी में विद्वान केवल इनको ही पहला कवि मानते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो राजा मुंज को पहला कवि मानते हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो अलग अलग मत मानते हैं कि ये पहले कवि हो सकते, ये पहले कवि हो सकते, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोगों ने मिलकर मान लिया है कि भैया सबसे पहले कवि यही है, ठीक है। तो आप आंसर याद रखना, ऑप्शन डी। लल्लू लाल जी के बारे में जानना चाहते हो क्या? प्रेम सागर ग्रंथ लल्लू लाल जी का है, बिल्कुल। और ये हम सब जानते नहीं है, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी कोलकाता में, उसमें ये पहले भाषा मुंशी थे। भाषा मुंशी का मतलब समझते हो ना, भाषा को सिखाने वाले, मेन मतलब हेड मास्टर साहब। अगला प्रश्न है, बघेली किस भाषा की उपबोली है? देखो बघेली बोली कहां जाती है, सबसे पहले तो बघेलखंड में। और बघेलखंड कहां पड़ता है दोस्तों? बघेलखंड ये हिस्सा जो है वो बघेलखंड कहलाता है, ये ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है ये बघेलखंड का ही हिस्सा है दोस्तों, याद रखना। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये जो हिस्सा देख पा रहे हो, इसे क्या कहते हैं? बघेलखंड का हिस्सा कहते हैं। ये है बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इसको सेंटर मान लो, तो इधर क्या होगा? ईस्ट, इधर क्या होगा? वेस्ट, यानी पश्चिम इधर होगा और पूरब इधर होगा,
ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये सेंटर है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, तो इधर जाओगे तो पूरब आएगा कि पश्चिम आएगा? आप कहोगे पूरब आएगा, तो यहां पर पूरब कहां लिखा हुआ है, वही आपका आंसर है। आप कहोगे गुरुजी पूरब लिखा है ऑप्शन बी में, तो बिल्कुल पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। राइट, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? तो पूर्वी में ही आती है अवधी, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी में आती है बघेली, बिल्कुल सही कहा, और आती है छत्तीसगढ़ी, तो ये छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, यह भी हमें याद होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भूत शब्द में संज्ञा आपको बतानी है कि भूत में संज्ञा कौन सी होती है। भूत कभी देखे हैं आपने? हाँ, इंदु, हिंदी इंदु, दनोदिया, हाँ भाई बिल्कुल। तो भूत देखा है कभी आप लोगों ने? नहीं देखा? देखना चाहते हो? चलो। तो जो भूत होते हैं एक्चुअल में इस संज्ञा कैसी है? देखो, ये अपने आप में एक कम्युनिटी होती है और इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं? जातिवाचक में रखते हैं। भूत प्रेत ऐसे अपने विषाद जैसे व्यक्ति होते हैं, इसीलिए इनको हम किस में रखते हैं? कम्युनिटी है अपने आप से ये, तो इनको जातिवाचक में रखना है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, है ना? कितने टाइप्स होते हैं क्रिया विशेषण के, ये आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना बच्चे। क्रिया विशेषण जो है वो एक अव्यय का भेद है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो अव्यय के 4 भेदों में से एक भेद है। तो अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण, और इसके भी कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चे यह भी 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। वो 4 प्रकार कौन से हैं तो वो भी देख लीजिएगा आप एक बार। यहां पर एक तो होता है परिमाण होता है, एक स्थान होता है, एक काल होता है, और एक रीति होती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार से हैं। परिमाणवाचक होती है, स्थानवाचक होती है, और कालवाचक होती है, और रीतिवाचक होती है, यानी रीति का मतलब ढंग, तरीका। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से होते हैं। तो यहां पर अगर मैं विकल्प ऑप्शन बी का चुनाव करूंगा तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होगी, तो वेरी गुड। चलो, आपको ऑप्शन बी का चुनाव करना चाहिए था। 19वां प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या आता है? मैंने आपको सारी आग बता रखी है कि कौन कौन सी आग लगती है, ठीक है, ध्यान रखना। समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे? बड़वा नल कहते हैं, ये रही, ठीक है। और पेट में लगने वाली आग, पेट में ऐसा मतलब हमारे क्या, जब हम खाना खा लेते हैं ना, तो खाना को पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर है ना आग जलती है एकदम से गरम गरम, और वो इतनी हैवी रहती है कि वो मोस्टली खाने को गर्म करके जला के पचा देती है बढ़िया से। तो वो हो गई जठरा नल, यानी पेट में लगने वाली जो आग है वो जठरा नल, समुद्र में लगने वाली आग है वो बड़वा नल, और जंगल में लगने वाली जो आग है उसको दावा नल बोलते हैं। कामानल क्या है बच्चे? कामानल या कामाग्नि होती है, कह सकते हो किसी के ओर आकर्षित होकर, किसी सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित होकर प्रेम में लगने वाली आग जो होती है ना, या कह सकते हो कि प्यार के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम संबंधी जो आग होती है, बिछुड़ने का जो कह सकते हो ना, बिछड़ नहीं सकते एक दूसरे से, तो वो जो है वो कामानल है। तो प्रेम की आग तो कामानल, जंगल की आग तो बड़वा नल, सॉरी समुद्र की आग तो बड़वा नल, जंगल की आग तो दावा नल, और पेट की आग तो जठरा नल। मैंने सारे तुम्हें डिस्क्लेमर दे दिए, सारे प्रश्न शायद हो सकता है आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम पहुंचते हैं 20वें प्रश्न पर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, ऐसी स्त्री के लिए एक शब्द क्या आएगा? उल्टा नहीं, परकिया नहीं, बांझ नहीं, क्या आएगा साथियों? परित्यक्तता आएगा। परकिया किसे कहते हैं? परकिया कहते हैं साथियों जो अपने पति के अलावा और मतलब किसी पुरुष से भी प्रेम करती है, उसको परकिया कहा जाता है, ठीक है। और कुल्टा जो है वो ऐसी स्त्री जो मतलब सबसे प्रेम करती हो, आई थिंक सो, कि पति के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब जितने भी प्रेम जितना हो सके तो वो प्रेम दे, तो फिर उसके लिए समाज में एक वर्ड आया है कुल्टा। बाकी का अगर अपने पति के अलावा किसी और से भी प्रेम जो करती है उसके लिए परकिया, और जिसको पति ने त्याग दिया हो यानी पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए शब्द आता है परित्यक्तता। फिर वो भले ही कुछ भी हो। बांझ जिसकी कोई बेटा ना हो, जिसकी कोई औलाद ना हो, जिसके उदर से कोई जन्मा ना हो, उसे बांझ के लिए शब्द आता है। तो यहां पर जो विकल्प है परित्यक्तता आ जाएगा। 21वां प्रश्न, अंत्यवासी का अर्थ क्या होता है? ये भी मैंने आपको साफ साफ बताया है, काफी बार बताया है कि अंत्यवासी किसे कहते हैं दोस्तों। तो फटाफट से एक बार कमेंट करके बता सकते हो क्या अंत्यवासी किसे कहते हैं? कौन देगा कमेंट इसका? हाँ भाई, आंसर सही आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर आ रहा है कमेंट में, जल्दी आओ, मतलब मैं वेट कर रहा हूं।
तो आई थिंक सो कि किसी का आंसर जल्दी से आ जाए। तो ध्यान रखना बच्चे, परित्यक्तता नहीं, इस बार जो है जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, तो गुरु के समीप रह के रहने वाला जो शिष्य है वो कहलाता है अंतेवासी, ये ध्यान रखना। तो विकल्प जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। बड़े लेट प्रश्न आए, क्या बात है, मैं तो वेट कर रहा था। 22वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी किसमें कर्म नहीं है। श्याम भात खाता है, यहाँ कर्म भात है। ज्योति रोती है, कोई कर्म नहीं है। मैं उसे पुस्तक दी, पुस्तक कर्म है। उसकी कमीज है, कमीज कर्म है। लेकिन यहां पर दोस्तों ज्योति रोती है ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। ऑप्शन बी 100% श्योर डैम ये सही होगा। बहुत शानदार बच्चे। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत होना एक मुहावरा होता है। यार शैतान की आंत है, शैतान की आंत होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये किसके बस में है, कौन बताएगा कमेंट्स में मुझे। सबसे पहले कमेंट किसका आने वाला है, तो फाइनली दिव्या का आंसर आया है ऑप्शन ए, अत्यंत धूर्त होना। ठीक है, और कोई विद्यार्थी भी करेगा, ऑप्शन उर्वशी का भी आया ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीतू का भी आया है, नीतू का आंसर क्या है, कमुसिया का आंसर भी ए, बहुत लंबी वस्तु होना। दिव्या अत्यंत धूर्त नहीं होता, शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु होना। ठीक है, क्योंकि आंत बड़ी लंबी छोटी होती है ना, आंत के लिए हम शब्द लगाते हैं कि किसी की बड़ी आंत होती है तो लंबी छोटी आंत, है ना, तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है। तो शैतान की आंत मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है बहुत लंबी वस्तु होना। ठीक है, ध्यान रखना, आज के बाद से दिव्या याद करना आप अच्छे से, इसको भूलना नहीं, आप भूलोगे भी नहीं कभी। तो ये बहुत अच्छा है। अभी तो हम राइट रॉन्ग पे चल ही नहीं रहे, अभी तो हम सीखने पर हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में बताना है विशेषण कौन सा है। दूध पी लिया, तो सबसे पहले तो दूध को हम तौल नहीं सकते, इसका मतलब संख्यावाचक को वहां से संख्यावाचक हटा दो, सार्वनामिक हटा दो, गुणवाचक हटा दो, क्योंकि दूध को हम क्या कर सकते हैं, तौलते हैं, और तौलने वाली चीजों को हम किस में रखते हैं, परिमाण में रखते हैं, तो यहां परिमाण में आ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी का चयन करना है आप सभी दोस्तों को। घर का भेदी क्या ढाता है भाई, ये तो ऐसा उदाहरण है हम सब लोग घर में बोल लेते हैं, और हम सब लोगों को ये कहावत आती है, कहावत है बड़ी पुरानी, घर का भेदी हाँ क्या ढाता है, लंका ढाए। परफेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, हाँ घर का भेदी लंका ही ढाता है। अगला प्रश्न है, 100 सयाने एक मत, एक मुहावरा है बहुत अच्छा। 100 सयाने एक मत होना, इसका अर्थ बता सकते हो क्या है दोस्तों। आपके ऑप्शंस भी बड़े अच्छे हैं। कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो ध्यान रखना, बुद्धिमान लोगों के जो विचार हैं वो एक से होते हैं, इसीलिए कहा गया है 100 सयाने जो होंगे उनका मत एक होगा, विचार एक होगा। तो 100 सयाने एक मत, कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें भी परफेक्ट लगा देना। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है आपको। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का जो अर्थ होगा दोस्तों क्या होगा, चोर आडंबर करता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। याद रखना, चोर की दाढ़ी में जिसके तिनका होता है, यानी जो भी अपराधी होगा ना वो डरता है, वो डरा रहेगा। अगर आपको अपराधी को पकड़ना है ना, थोड़ा सा ऐसी हिंट दे दो कि हमने अपराधी पकड़ लिया या हमें सबूत मिल गया, तो वो जरूर देखने आएगा कि सबूत है भी कैसी कह रहा है, तो तभी पकड़ लो उसको। तो अपराधी जो होता है ना वो डरता है, शंका से घिरा रहता है। वेरी गुड दिव्या, नीतू, इंदु, कामू, कांता, उर्वशी, आरजू, क्या बात है, सारे के सारे पूरी टीम खड़ी हुई है मेरी तो, है ना। चलो 28वां प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, कौन बताएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, और ये कहानी लिखी है कथा सम्राट ने, और कथा सम्राट यहाँ एक ही है, और वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद। इन्हीं की कहानी है पूस की रात। इन्होंने ही लिखा था मंगलसूत्र, इन्होंने ही लिखा निर्मला, इन्होंने ही लिखा गोदान, इन्होंने ही लिखा गबन, इन्होंने ही लिखा रंगभूमि, कर्मभूमि, इन्हीं के द्वारा लिखा गया आपके पंच परमेश्वर, इन्हीं के द्वारा लिखा गया गबन, इन्हीं के द्वारा लिखा गया सेवा सदन। तो ये तमाम रचनाएं इन्होंने लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है, ध्यान रखना दोस्तों। आषाढ़ का एक दिन, फाइनली बहुत ही शानदार प्रश्न है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, और इसके रचयिता कौन है, सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण लाल। कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना, आषाढ़ का एक दिन, हाँ मंगलसूत्र इनका धरुरोपन्यास था, बिल्कुल सही है, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी का। आषाढ़ का एक दिन जो रचना है वो मोहन राकेश की है, ध्यान रखना। तमस जो है भीष्म साहनी का उपन्यास है, बहुत शानदार। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी है, मोहन राकेश, बहुत ही शानदार, उम्दा। अगला है कि वह सायकाल
की बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसी सायकाल की बेला जब पशु जो है वो वन से चरकर लौटते हैं उनके लिए एक शब्द क्या लगाएंगे दोस्तों? तो उनके लिए हम लगाएंगे शब्द गोधूली। उसे सूर्यास्त भी कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में उसके लिए जो वर्ड आता है वो गोधूली आता है। तो गोधूली शब्द उस शाम की वेला को कहते हैं जब पशु जो है वो चरकर लौट रहे होते हैं, है ना। तो गोधूली वर्ड लगाना है बहुत अच्छे से। खर का पर्यायवाची बताना है, तो खर मतलब समझना, खर का मतलब होता है एक्चुअल में गधा, ध्यान रखना। तो गधे के लिए आता है खर, तो यहाँ पर बाकी सब भी है लेकिन खर शब्द जो है गधे के लिए आएगा। और अगर कभी खग लिखा मिल जाए आपको, कभी लिखा मिल जाए कि खग किसका पर्यायवाची है, तो खग बताना कि ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का। और ये किसका होता है? गधे का। गधे के और भी बहुत सारे तमाम पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, जानते हो? दो चार तो मैं बता देता हूं। देखो, गधे को वैशाख नंदन बोलते हैं, चक्रीबान बोलते हैं, गधे को शंख कर्ण बोलते हैं, लंब कर्ण बोलते हैं, गधे को वैशर बोलते हैं, गधे को रासव बोलते हैं, गधे को खोता बोलते हैं, गधे को शीतला वाहन बोलते हैं, ठीक है। गधे को क्या बोलते हैं? शीतला वाहन भी बोलते हैं। और गधे को शायद गर्धब भी बोलते हैं। तो इतने तमाम जो पर्यायवाची हैं वो गधे के मैंने आपको बताए। 33वां प्रश्न है, शिव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? देखो, पिनाक तो उनके धनुष का नाम था, पिनाक तो धनुष का नाम है। पिपासु पीने वाला, लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। पिनाकी, जिसका जो पिनाक का स्वामी है वो पिनाकी कहलाएगा। तो स्वाभाविक है जो पिनाक था वो किसका धनुष था? धनुष तो था लेकिन ये शिव धनुष था जिसे तोड़ा था सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने। उन्नत वचन पर अनंत निहारे, देख चाप खंड मह डारे। धनुष को चाप भी कहते हैं। जब भगवान परशुराम मिथिला की सभा में पहुंचे राजा जनक के सामने, सामने देखा जमीन पर चाप पड़ा हुआ है, टूटा हुआ पिनाक, शिव का धनुष टूटा हुआ पड़ा है। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के टोरा। मुझे बेग बता दो कि वो कौन है जिसने धनुष तोड़ा है, वरना मैं एक क्षण में यहां बैठे सभी राजाओं को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो पल बड़े अद्भुत पल थे दोस्तों। तो वो जब मैं सुनता हूं उन कथाओं को, उन कहानियों को जब पढ़ता हूं तो मेरे अंदर के जो रोम है वो खुल जाते हैं। बड़ी अच्छी कहानियां हैं। तो पिनाकी जो है किसको बोलेंगे? याद रखना, जो पिनाक का स्वामी है। और पिनाक क्या है? धनुष। किसका धनुष? शिव का। तो इसीलिए शिव को क्या कहा गया है? पिनाकी कहा गया है। 34वां प्रश्न, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। क्रिया जैसे खाना, जाना, सोना, पीना, और इनमें से अगर हम क्रिया में से क्या निकाल दें कि धातु मिल जाए, तो क्रिया से ना प्रत्यय हटा दो। ना प्रत्यय हटाने पर धातु प्राप्त होती है। अब इसको लोहे वाली धातु मत समझ लेना, ये धातु का मतलब होता है मूल शब्द को धातु कहते हैं। जैसे खाना में से ना हटा दो, जैसे पीना में से ना हटा दो, तो खा क्या है? ये धातु है। पी क्या है? ये धातु है। ऐसे ही यहां पर बच्चे देखना में से अगर ना हटा दो, देखना में से ना हटा दो, तो देख क्या है? ये धातु है। समझ में आया धातु किसे कहते हैं? देखो, एक सेकंड में समझा दिया, इसको कहते हैं समझाना। अब नहीं समझ में आया वो बात अलग है, रिपीट करके देख लेना, है ना। फिर से बैक जाके देख लेना कि धातु एक्चुअल में कहते किसे। ठीक है बच्चों? तो चलिए आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं। गरीबों को वस्त्र दान दो, आपको बताना है कि इसमें कारक कौन सा है। देखो, मैंने बताया था ना आपको, जब देने का भाव आए, सुन लो ध्यान से एक बार, जहां पर भी जिस वाक्य में देने का भाव मिले और विभक्ति मिले से, सॉरी विभक्ति मिलेगी को, कौन सी मिलेगी? को। तो देने का भाव मिले और को विभक्ति मिले, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो होते हैं संप्रदान कारक के। सबको पढ़ाया है। और एक बार तो मैंने कारक का पूरा टॉपिक वाइज भी क्लासेस लिए, तो उसमें तो बहुत कंफर्म कर दिया था चीजें मैंने सारी की सारी। तो यहां पर विकल्प सी हो जाएगा, राइट। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतने प्रश्न काफी हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपने, और जितने भी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कराया आपने बहुत अच्छे से उनको पढ़ा, समझा, जाना। इतना बहुमूल्य आपका समय था, इसीलिए मैंने इसको गवाया नहीं है,
इसको बहुत अच्छे से मैनेज करके आप तक चीजें पहुंचाई है। आशा है ये सेशन आपको बहुत प्यारा लगता होगा और मेरी ये मुलाकात और आपको इतने प्यार से समझाना और अपने दिल से, अंतरात्मा से आप तक अपनी बात पहुंचाना, मुझे लगता है, मुझे गर्व है कि आप जैसे विद्यार्थी मिले और आपके प्यार और दुलार की वजह से ही मैं बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ पा रहा हूँ और मैं संतुष्ट भी हूँ कुछ चीज़ों को लेकर कि चलो कम से कम मेरी वजह से किसी का तो भला हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है और आप सब लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, चीज़ें करते रहिएगा। हाँ, बस ध्यान रखना जिस दिन सफलता साथ हो तब मुझे मत भूल जाना, है ना, मुझे जरूर याद कर लेना थोड़ा सा, है ना। तो मुझे, और ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ी जलन होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, सच में बहुत खुशी होगी। तो समझना अगर तुम सफल होते हो किसी दिन तो एक कोई इंसान ऐसा भी है कि जिसे बहुत खुशी होगी और वो मैं हूँगा शायद, और होती भी है, होनी भी चाहिए। गर्व होता है कि चलो कोई तो था या कोई है जो सफल हुआ, बड़ी खुशी होती है, राइट। तो और जो एक मोटिवेशनल शायरी सुना दो। सारी मोटिवेशनल ही है, बस मोटिवेशनल के लिए इतना याद रखना दोस्तों कि मैं बस एक ही लाइन कहता हूँ हमेशा कि मत कर तमन्ना तो किसी को पाने की, मत कर तमन्ना तो किसी को पाने की, किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त को, किसी वस्तु को मत कर। उन होता है ना जैसे कि बस वो मिल जाए, नहीं, मत कर तू तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू बना खुद को काबिल इतना, तू बना खुद को काबिल इतना कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि लोग तमन्ना रखे तुम्हें पाने की, तुम्हें चाहने की, सोचे कि यार बस इससे एक बार मिलने, इससे एक बार हाथ मिला ले। ऐसा काबिल बनाना पड़ेगा। बना पाओगे? तो बिल्कुल इसी प्यारी सी लाइन के साथ मैं आज विदा ले लूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।